अस्सलामुअलैकुम। ख़बर और तजिया से मैं हूँ नबीला अजीज़ और मेरे साथ हैं सीनियर तजियाकार मुजम्मल सोहरवर्दी साहब। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर इस वक्त एक मौजू ज़ेर बहस है कि मुल्क में आम इंतखाबात वक्त पर होंगे भी या नहीं। इंतखाबात में ताख़ीर का किसको फ़ायदा होगा, इस हवाले से आईन पाकिस्तान क्या कहता है कि किन सूरतों में इंतखाबात मुलतवी होंगे। मुजम्मल साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके पास इस हवाले से क्या इत्तलात हैं, क्या इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे या नहीं। 3 किस्म की खबरें चल रही। एक ये है कि चूँकि इस वक्त मुल्क में 3 असम्बलियाँ मौजूद हैं, कौमी असम्बली मौजूद है, सिंध असम्बली मौजूद है, बलूचिस्तान असम्बली मौजूद है। अगर आप कौमी असम्बली कबल अज़ वक्त तोड़ के 90 दिन के इंतखाबात पर जाते भी हैं और सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके ख़त्म होती हैं तो फिर उनके इंतखाबात 60 दिन में होंगे और कौमी असम्बली के 90 दिन में होंगे, तो फिर भी मुल्क में एक दिन में इंतखाबात नहीं हो सकते। यहाँ तो आपका एग्रीमेंट हो जाए पीपल्स पार्टी से भी और बाप पार्टी से भी, और आप सारी असम्बलियाँ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले किसी एक तारीख पर मुतफ़िक़ा तौर पर तोड़ दें। ये सूरत हाल अभी सामने नहीं है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हम मुद्दत पूरी करेंगे, और अगर सिंध असम्बली मुद्दत पूरी करती है और बलूचिस्तान असम्बली मुद्दत पूरी करती है तो फिर इंतखाबात 60 दिन में होने हैं। ऐसी सूरत में कौमी असम्बली को पहले तोड़ने का क्या फ़ायदा है। फिर कौमी असम्बली भी मुद्दत पूरी कर लेगी और सारे इंतखाबात 60 दिन में हों, और अगर सारे इंतखाबात 60 दिन में हों तो फिर इंतखाबात अक्टूबर में होंगे। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं है कि अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे। लोग कह रहे हैं नवंबर की डेट दी जा रही है, फिर उसके लिए असम्बलियाँ पहले तोड़नी पड़ेंगी, जिसका माहौल अभी बलूचिस्तान में और सिंध में नज़र नहीं आ रहा है। सर, इन तहफ़्फ़ुज़ात का तो गाहे बगाहे इज़हार भी किया जाता है। अच्छा, फिर लोग कह रहे हैं जी इंतखाबात ना अक्टूबर में होने हैं ना नवंबर में होने हैं, वो तो मार्च में होने हैं। और उसकी एक दलील ये भी दी जा रही है कि चूँकि IMF की डील अब मार्च तक हो गई है, तो जो भी निगरान आएगा वो मार्च तक चलेगा, और मार्च तक जो है वो निगरान सेटअप लंबा चलेगा और उसके बाद मार्च में इंतखाबात कराए जाएंगे। भाई, अगर एक दफ़ा आपने निगरान हुकूमतों को लंबाई कर लिया और 90 दिन या 60 दिन में इंतखाबात ना कराए तो फिर मार्च में भी क्यों कराएंगे। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ज़िया-उल हक साहब भी 90 दिन का कहते रहे, मुशर्रफ साहब भी कहते रहे। वो जिसने एक दफ़ा 90 दिन की हद पार की है उसने फिर कोई इंतखाब जल्दी तो नहीं कराया। लिहाजा मुझे तो ये लगता है कि जो लोग हमें मार्च की तारीख दे रहे हैं वो फिर कौन सा मार्च है ये तय करना पड़ जाएगा। 24 का है, 25 का है, 26 का है, 27 का है। फिर तो एक हाइब्रिड निज़ाम, एक निगरान निज़ाम, वो सब कुछ चल पड़ेगा। उसको अगर आपने एक दफ़ा देखें ना, अब जैसे पंजाब और KP में आपने निगरान 90 दिन में इंतखाब नहीं कराए, आपने निगरान हुकूमतों को लंबा कर लिया। अब आप जितना मर्जी लंबा कर लें, अब आप तो कोई सवाल नहीं है ना कि अब आप 90 दिन में नहीं तो 100 दिन में। 14 मई को इंतखाबात होने थे, नहीं हुए। आज मैं और आप 15 जुलाई को बात कर रहे हैं, अब सब कह रहे हैं इकट्ठे नवंबर में या अक्टूबर में होंगे। आईन इस हवाले से क्या कहता है। आईन तो देखें जी 60 और 90 दिन की बात करता है, लेकिन पंजाब और KP में 60 और 90 दिन में नहीं हुए इंतखाबात। 90 दिन में हुए, बल्कि 90 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं। अब कोई 90 दिन गुजर गए पंजाब और KP के हवाले से। तो इसलिए अगर तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस मुल्क में अक्टूबर में इंतखाबात ना हुए, नवंबर में ना हुए, तो फिर ये मार्च वाली कोई कहानी नहीं। फिर मार्च जो है वो डबल मार्च है, ट्रिपल मार्च है, वो गो स्टडी मार्च है, वो और किस्म के मार्च की बात कर रहे हैं, वो क्विक मार्च की बात कर रहे हैं। उसमें कोई इंतखाबात नहीं मुझे नज़र आ रहे। लिहाजा इंतखाबात तो अक्टूबर नवंबर में ही होंगे ज़्यादा चांसेस। मैं अगर अपनी राय आपको दूं तो मुझे लगता है अक्टूबर में इंतखाबात होंगे। मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी यही लग रहा है, जिस तरह से IMF के साथ जो डील हुई और उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि अब निगरान सेटअप ही आके इसको देखेगा बाकी, और उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है। देखें, जो 8 अक्टूबर की एक डेट इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में भी लिख कर दी हुई है इंतखाबात कराने की, तो एक 8 अक्टूबर की एक डेट मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। वो केस पंजाब के इंतखाबात के हवाले से पेंडिंग था और वो केस अभी सुप्रीम कोर्ट ने लगाना है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते 2 केसेस तो लगाए हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का और मिलिट्री कोर्ट्स वाला, लेकिन अभी वो नहीं लगाया। लिहाजा मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि 60 दिन में इंतखाबात वाली बात ज़्यादा वायबल होगी
और नवंबर की बजाय भी अक्टूबर में ही इंतखाबात कराए जाएंगे और जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने की बात होगी। लेट हुए तो फिर नहीं होंगे। ठीक, मुज़म्मिल साहब, अब इस वक्त मुल्क में पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत है, क्या इत्तलात हैं आपके पास कि क्या ये जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी? नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग बिल्कुल मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। आप आज भी देखें, आज जो इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह था उसमें जो तकरीर थी मुराद अली शाह साहब की, उन्होंने कहा सड़कें बनाने से कोई CPEC नहीं बन जाता। अब तो एक दूसरे के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता टोन सेट होनी शुरू हो गई है और पीपल्स पार्टी और नून लीग खड़ाके से एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। तो गर्मा गर्मी भी नज़र आएगी, सब आएगी, मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ अपना इलेक्शन लड़ेगी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपना इलेक्शन लड़ेगी, फजलुर रहमान साहब अपना, सब सियासी जमातें अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी। हमने कल के प्रोग्राम में बात की, राना सनाउल्लाह साहब तो पंजाब में किसी से सीट एडजस्टमेंट के लिए भी तैयार नहीं है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि सर पीपल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट कर सकती है, वो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के साथ कर सकते हैं। आज यहाँ मुलाकातें भी कुछ हैं, लेकिन वो ये हो सकता है कि पंजाब में इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ लें, लेकिन उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट लोग, अगर नून कोई उठाना चाहेगी तो वो IPP से ले लेगी, लेकिन मेरे ख्याल में नून कोई बहुत बड़ी सीट एडजस्टमेंट इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी से नहीं करने जा रही। वो अपना इलेक्शन शेर के निशान पर लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा उन्हें मुस्लिम लीग काफ से करनी पड़ेगी। वो चौधरी शुजात के ख़ानदान को और तारिक बशीर चीमा को नहीं छोड़ेंगे। अब ये चौधरी शुजात के खानदान ने फैसला तो ऐसा नहीं लगा है, राना साहब के बयान से तो ऐसा नहीं लगा। ये भी मुमकिन है कि सालिक और तारिक बशीर चीमा जो है वो शेर पर लड़ लें, और ये भी मुमकिन है कि वो अपने निशान पर लड़ें। उनके अंदर पार्टी में लड़ाई भी है, शुजात साहब की सदारत चैलेंज भी है, वजाहत कहती हैं मैं सदर हूँ, वहाँ निशान का इशू भी है, फिर परवेज़ इलाही के भी मसाइल हैं। वो फैमिली क्या बात करती है, जैसे परवेज़ इलाही साहब ने अपने धड़ा PTI में जम कर दिया था, वो क्या करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल में उनको रखना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि PMLN किसी को रखने के मूड में है। आसिफ जरदारी साहब बहुत पंजाब के चक्कर लगा रहे हैं, आज भी पंजाब में है, वो लोगों को शामिल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। पिछली दफ़ा उन्होंने फ़खर इमाम को कोशिश की, वो नहीं हुए, और साउथ से लोगों ने अभी PTI को छोड़ा है, मोहम्मद खान लगारी वगैरह ने, और उन्होंने, क्या वो लोग पीपल्स पार्टी में जाते हैं या किधर जाते हैं ये देखना पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन अपना अपना है। हाँ, ज़रूर निगरान हुकूमतों पर मुशावरत हो रही है कि कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने शेरवानियाँ सिला ली हैं, लेकिन मेरा ख्याल साहब कितने उम्मीदवार देख रहे हैं, क्या इत्तलात हैं वज़ीर आज़म के, कितने उम्मीदवार हो सकते हैं? मार्केट में 3-4 फिर रहे हैं जो कह रहे हैं कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, लेकिन मुझे लगता है उनमें से कोई भी नहीं है। ये ब्लफ नेम्स हैं जो इस वक्त मार्केट में फिर रहे हैं, जो लोग नाम लिए जा रहे हैं, ये सब ब्लफ नेम्स हैं, और मेरे ख्याल में कोई माहिर मईशत, किसी जमात की पोजीशन मजबूत भी लग रही है वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के हवाले से, किसी फ़र्द की? जी, यहाँ एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी पोजीशन साबिक है, एक माहिर मईशत हैं, उनकी पोजीशन मजबूत है, क्योंकि एक सोच है कि 3 नाम भी बताएंगे। लोग हफीज़ शेख साहब का भी नाम ले रहे हैं, लेकिन उस पर भी बहुत से सवालात हैं, और लोगों के नाम भी लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई बहुत ही डार्क हॉर्स होगा जिसका आखिरी वक्त तक किसी को नहीं पता लगेगा और एकदम वो आ जाएगा। कोई रिटायर्ड जर्नैल भी हो सकता है, माहिर मईशत भी हो सकता है, जो मार्केट में नाम है, क्योंकि ये कंसेंसस होना है। आप समझें, इसमें इस्लामाबाद, पिंडी, लाड़काना, लाहौर सब इन्वॉल्व हैं, और ये आखिरी दिन तक नाम आगे पीछे होता रहना है। इसलिए इतनी जल्दी हम आज अभी असम्बलियाँ टूटना तय नहीं है और हम निगरान हुकूमत वज़ीर आज़म का नाम बता दें तो अभी मुमकिन नहीं है। जिसके पास भी नाम है वो गलत है। ठीक, अच्छा मुज़म्मिल साहब, क्या कौमी असम्बली की मुद्दत में तौसी मुमकिन है? आइन क्या कहता है इस हवाले से? अगर तौसी मुमकिन है तो इस सूरत हाल में सूबाई असम्बलियों का क्या स्टेटस होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आइन में कौमी असम्बली की तौसी का रास्ता तो मौजूद है, लेकिन सूबाई असम्बलियों की तौसी का रास्ता नहीं मौजूद है। अब अगर आप कौमी असम्बली 6 माह के लिए तौसी कर भी लें एमरजेंसी लगा के, तो सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ तो हो जाएंगी, वहाँ तो निगरान हुकूमतें आ जाएंगी, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी कि वहाँ 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, तो आपको अकेली कौमी असम्बली की तौसी करके क्या फ़ायदा होगा? पीपल्स पार्टी कहेगी मेरी तो सिंध हुकूमत ख़त्म हो गई,
बलोच कहेंगे हमारी बलोचिस्तान की हुकूमत ख़त्म हो गई, वहाँ निगरान सेटअप्स आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सियासी तौर पे कोई कौमी असम्बली की तोसी एक वायबल फार्मूला नहीं था, क्योंकि उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं था। उसकी सिंध हुकूमत तो जानी थी, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने भी चले ही जाना था। तो इसलिए ये अब कोई मुद्दत में तोसी शोसी नहीं होगी। अपने मौके पे इंतखाबात होंगे। मेरी ज़ाती राय में अक्टूबर की ज़्यादा चांसेस हैं, नवंबर के कम चांसेस हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर से आगे इंतखाबात नहीं जाएंगे। ठीक। मुज़म्मिल साहब, निगरान हुकूमत के हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्योंकि दुबई मुलाकात में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान भी निगरान हुकूमत के हवाले से काफ़ी बातचीत हुई है। देखें, अभी तो केपी की निगरान हुकूमत का जो पंडोरा बॉक्स खुला है कि वहाँ फजल रहमान, ANP और बाकी जमातों ने कोटा लिया 3-3 वज़ीरों का, 10 उनके थे, वज़ीर आला उनका था। तो अब भी ये एक बात है कि जी ज़्यादा जो लोग नॉमिनेटेड होंगे वो मुस्लिम लीग नून के होंगे। अगर कोई 12, 14, 15 की कैबिनेट बन रही है तो 7-8 लोग नून के होंगे, 4 पीपल्स पार्टी के होंगे, एक फजल रहमान साहब। अभी तो मौलाना फजल रहमान तो कुछ नाराज़ भी हैं क्योंकि दुबई मुलाकातों में उन्हें शामिल नहीं किया गया। निगरान हुकूमत में भी तो वजारतें बंटनी है ना सियासी जमातों में। जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसने अपने लोग जिसको निगरान वज़ीर आज़म लाने हैं उसने आगे अपनी कैबिनेट लानी है, तो उस कैबिनेट में भी तो सब शेयर मांग रहे हैं ना। जैसे केपी में अब पंडोरा बॉक्स खुल गया है ना कि वहाँ जो निगरान वज़ीर हैं वो सियासी जमातों ने ही दिए हुए हैं कि मेरी तरफ से ये 3 नाम है, मेरी तरफ से ये 4 नाम है, 10 नाम फजल रहमान साहब के हैं। तो अब असल मसला तो ये है कि सिंध में जो निगरान वज़ीर बनने हैं, क्या पीपल पार्टी ने पूरी वो केक अपने पास रख लेना है? बलूचिस्तान में बाप पार्टी क्या किसी दूसरों को साथ देने के लिए तैयार है? और मरकज़ में क्या होगा? मरकज़ में कहा जा रहा है कि PMLN बड़ा शेयर ले जाएगी। मरकज़ में क्या मौलाना फजल रहमान की नाराज़गी को दूर किया जा सकता है? जी जी, वो दूर हो जाएगी। वो कोई इतनी बड़ी नाराज़गी नहीं है। आप मेरी बात समझिए। मौलाना ने को पता है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ ही चलना है, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलना, और वो मान जाएंगे। उनकी नवाज शरीफ से बात भी हो गई है। मैं ख्याल चंद दिन में जब नवाज शरीफ साहब दुबई या लंदन कहीं पहुँच जाएंगे, 18 को उन्होंने लंदन पहुँचना है, तो यहाँ तो मौलाना लंदन चले जाएंगे या दुबई उन्हें मिल लेंगे या हो जाएगी। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उन्होंने एक इज़हार नाराज़गी ज़रूर दिया है, लेकिन वो इतनी बड़ी नाराज़गी नहीं है जिसके नतीजे में हम कहें। बाकी फजल रहमान साहब का पंजाब में कुछ नहीं है। केपी में वो अपना इलेक्शन लड़ेंगे, बलूचिस्तान में लड़ेंगे। केपी में एक महदूद सी सीट एडजस्टमेंट है उन नून की और उनकी, वो हो जाएगी। मौलाना फजल रहमान की केपी में आपको पोजीशन स्ट्रॉन्ग नज़र आती है? जी हाँ, अभी तक तो अगली हुकूमत वो बनाने के चक्कर में है। अगर PTI, अगर परवेज़ खटक साहब, देखिए आज बहुत ख़बरें चल रही हैं कि परवेज़ खटक साहब नून लीग ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने काफ़ी चेक किया है, वो नून लीग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। देखिए नून लीग का वहाँ पे सूबाई हुकूमत बनाने का कोई चांस नहीं है। मतलब आप मेरी बात समझिए, नून लीग का एक दफ़ा वज़ीर आला रहा है साबिर शाह, तब भी ANP की अक्सरियत थी, लेकिन उन्होंने अक़लियती जमात नून लीग को वज़ारत आला दी थी। तो क्या परवेज़ खटक मौलाना के साथ जा सकते हैं, लेकिन किस पोजीशन में? अब परवेज़ खटक अपने एक भाई से नाराज़ हैं, उन्होंने भी मौलाना को ज्वाइन कर लिया हुआ है, उनका क्या बनेगा? लेकिन वहाँ अगर परवेज़ खटक के लिए या तो अलग धड़ा बनाने का चांस है या मौलाना के साथ जाने का चांस है, और वो मौलाना के साथ सीट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में उनके लिए ज़्यादा कुर्बत जो है वो मौलाना है, नून लीग उनके लिए कुर्बत नहीं है। वो अभी अपना कोई ग्रुप तो बनाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन केपी में बहुत वर्क हो रहा है और मेरे ख्याल में अगले 15 दिन में वहाँ से रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आप ये समझते हैं कि मौलाना केपी में अगर परवेज़ खटक उनके साथ बनवा लेते हैं, उनका साथ देते हैं, तो उनकी पोजीशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकती है। बिल्कुल फजल रहमान साहब की, लेकिन सवाल ये होगा कि परवेज़ खटक साहब भी वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, अकरम दुरानी साहब भी वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, JUIF में तो फिर बहुत ज़्यादा वज़ीर आला के उम्मीदवार हो जाएंगे। तो इसलिए परवेज़ खटक को देखना होगा कि वो आज़ाद रह के ज़्यादा बड़ा ग्रुप बना सकते हैं या फजल रहमान के साथ जाके। लेकिन अगर वो आज़ाद भी रहेंगे तो कल को उनकी एडजस्ट जो है इंतखाबात के बाद भी इत्तेहाद फजल रहमान से ही होगा। ठीक, इत्तेहाद फजल रहमान से ही होगा। ठीक, अब देखना ये है कि केपी में पोजीशन क्या होगी। अगर परवेज़ खटक इत्तेहाद करते हैं मौलाना फजल रहमान के साथ तो उनकी पोजीशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात का 99% काम मुकम्मल कर लिया गया। जिन निकात पर इत्तफ़ाक़ नहीं था उन पर भी इत्तफ़ाक़ हो गया है। वफाकी वज़ीर क़ानून का कहना था कि एक दो मामलात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, जिन्हें मिल बैठ कर हल कर लेंगे। मुज़म्मिल साहब, वफाकी वज़ीर क़ानून की जानिब से कहा गया है कि इंतखाबी इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया गया है। आपके पास इस हवाले से क्या इत्तलात हैं? देखिए, मुझे तो नहीं समझ आई कि इस वक्त ये इंतखाबी इस्लाहात करने की ज़रूरत क्या है। सबसे पहले तो शुरू किया गया कि जी सियासी जमात को बैन करने के ऊपर हम इंतखाबी इस्लाहात करना सर, अब इसको एजेंडे से निकाल दिया गया। अब इसको एजेंडे से निकाल दिया गया है क्योंकि आप बगैर तहरीक इंसाफ के जो भी इंतखाबी इस्लाहात करते उसको किसी ने मानना नहीं था, उसकी मॉरल सेक्टिटी नहीं थी। तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम ज्वाइन ही इस शर्त पे करेंगे कि आप इस शिक को निकालें। अच्छा, जब आपने इस शिक को निकाल दिया, अब मैंने देखा बाकी क्या है। बाकी ये है कि जी जो इंतखाबी अखराजात हैं, अभी इजाज़त है कि आप 40 लाख रुपए तक इलेक्शन में अखराजात कर सकते हैं। अब तजवीज़ दे रहे हैं कि जी 1 करोड़ तक कर लें। देखिए, ना कोई 40 लाख में इलेक्शन लड़ता है, ना कोई 1 करोड़ में इलेक्शन लड़ता है। इलेक्शन तो 25, 30, 40 करोड़ रुपए में लड़ा जाता है। 20 करोड़ से ऊपर की गेम है। आजकल तो एक जलसा 5-6 करोड़ रुपए का होता है। अगर आप ये इंतखाबी इस्लाहात में इसको 40 लाख से 1 करोड़ भी कर लेंगे तो उससे कोई सच सामने आ जाना है। आप बताएं, कोई MPA, कोई MNA 1 करोड़ में इलेक्शन लड़ सकता है? 1 करोड़ से ज़्यादा तो पार्टी टिकट देने के लिए फंड दिए जा रहे हैं और जिनकी ऑडियो लीक्स आई हैं। और अगर आपने MNA का इलेक्शन लड़ना है तो आप यकीनन 20, 25, 30 करोड़ रुपया खर्चेंगे। आप कह रहे हैं जी हम उसको 40 लाख से 1 करोड़ कर देते हैं तो बड़ी इंतखाबी इस्लाहात कर ली। कोई इंतखाबी इस्लाहात नहीं है। एक उन्होंने कहा है कि जी तमाम पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है ना हम कैमरे लगा देंगे और जो CCTV कैमरे लगा देंगे और बाद में अगर आपको हो कि फ़लाँ पोलिंग स्टेशन पर धांधली हुई है तो आप उसकी CCTV फुटेज लेकर तो वो लेके धांधली साबित कर सकते हैं। धांधली कोई ऐसे होती ही नहीं है। धांधली का और निज़ाम है, वो कोई पोलिंग स्टेशन पर सरेआम नहीं हो रही होती है। अगर कोई जाली वोट डलता है एक आधा, वो लोअर लेवल की धांधली है। तो क्या तसल्ली के लिए इस्लाहात अच्छा, एक इस्लाहात अच्छी है जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि अगर कोई अमला धांधली करता पकड़ा जाए तो उसको 6 माह से 3 साल तक कैद की सज़ा हो। देखिए, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई कि सब पाकिस्तान में अभी तक जिस एक हलके में धांधली का पकड़ी गई है वो डस्का का इलेक्शन था, जहां ये करार दिया गया कि धांधली हुई है लिहाजा दोबारा इंतखाब किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट तक भी वो केस जाकर वापस यही हुआ कि जी दोबारा इंतखाब किया जाए, जिस पर PTI पूरी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी हो गई। अच्छा, वहाँ जिन रिटर्निंग अफसर्स को गायब किया गया या जो गायब हो गए ROs, जो रिज़ल्ट नहीं पहुंचा, ये वो, उन लोगों के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं ले सका क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। और वो तमाम जो अफसरान इस धांधली में मुलव्वस थे उन्होंने जाके लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया कि हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए और आज तक उनमें से किसी को भी सज़ा नहीं मिल सकी। अब आप चाहे 6 माह से 3 साल कैद लिख भी दें, अगर अदालतें सज़ा दे देंगी तो फिर क्या होगा। एक और चीज़ है कि जी जो इलेक्शन कमीशन पोलिंग स्कीम निकालता है और किस किस को कहाँ पे क्या तैनात किया जा रहा है, वो 10 दिन पहले वेबसाइट पे लगा दे और फिर अगर किसी को एतराज़ हो कि इसको ना लगाएं, इसको ना लगाएं, तो वो जो है वो एतराज़ दाखिल कर सके। लेकिन मेरे ख्याल में इसके नतीजे में इंतखाबी ज़रदारियाँ बढ़ेंगी, तनाज़ा बढ़ेगा। अभी इलेक्शन कमीशन के पास अब आप लोगों की मर्ज़ी के लोग तो नहीं लगाए जाएंगे, हर आदमी हर एक पर एतराज़ कर देगा कि जी इसको ना लगाएं, इसको ना लगाएं, पहले लगाने लगूने की। तो मुझे लगता है ये कोई अच्छी इंतखाबी इस्लाहात का ये जो पैकेज सामने आया है, इसके नतीजे में पाकिस्तान का इंतखाबी जो निज़ाम है वो को बहुत ठीक नहीं हो सकता। बड़ी ही सतही किस्म की ये इस्लाहात हैं जिनके नतीजे में, और एक ये कि जी रात 2 बजे रिज़ल्ट जो आना है 2 बजे तक लेट नहीं हो सकेगा। भाई यहाँ RTS बैठ जाएगा, लेट हो जाएगा, आपके बस में है। आप कह रहे हैं कि हर एक को स्मार्टफोन दे दिया जाए जो पोलिंग स्टेशन पे है। रिज़ल्ट पहले भी था, साइन दिए जाएंगे, फॉर्म 14 नहीं दिए गए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त इन इस्लाहात की आप करेंगे, उसके बाद वो सदर के पास जानी है, असम्बली में 15 जुलाई हो गई है, इस असम्बली के पास 20-25 दिन रह गए हैं। ये आखिरी 20 दिन में क्या इंतखाबी इस्लाहात करेगी? गुड बाई है, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। जो शुरू किया था कि
सियासी जमात को बैन करें, उससे आप पीछे हट गए हैं। लिहाजा मैंने ये पढ़ा है, इसमें कोई ऐसी प्रपोज़ल नहीं है जिसको हम कह सकें कि इसके नतीजे में पाकिस्तान का इंतखाबी निज़ाम बहुत बेहतर हो जाएगा इन इस्लाहात से। मुज़म्मिल साहब, ये कहा जा रहा है कि 99% इन इस्लाहात पर काम हो गया है और जो बाकी भी 1-2 तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ सियासी जमातों को, उनको भी दूर कर दिया जाएगा। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? इतनी ये मामूली किस्म की इस्लाहात हैं कि किसी को भी इन पर एतराज़ नहीं है। मतलब आप मेरी बात समझिए ना, ये कोई ऐसी इस्लाहात ही नहीं है कि सियासी जमातें उन पर कोई ज़्यादा दिमाग लगाएं, कोई तनाज़ा पैदा करें। मतलब आपने कहा कि जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर अब रिज़ल्ट को डिले करेगा तो वो इसकी एक वजह ज़रूर बताएगा कि जी मैंने ये रिज़ल्ट डिले क्यों किया। कोई वजह लिख देगा। ये हमारे यहाँ मुकदमात डिले होते हैं, अफसर फाइलें डिले करते हैं, उसकी रीज़न लिख देते हैं। मतलब उसको कोई सज़ा तो नहीं है डिले करने की सूरत में, क्या होगा, वो एक रीज़न लिख के देनी है। ये क्या इंतखाबी इस्लाहात हैं? तो कुछ जमातों ने तो बहुत शोर मचाया हुआ था और ये कहा जा रहा था कि बग़ैर इस्लाहात के इंतखाबात नहीं होने देंगे। तो क्या इस्लाहात इतनी आम थी जिनके लिए इतना शोर मचाया गया था? असल इस्लाहात होनी थी वो तो हो ही नहीं सकती हैं। वो आपने पहले एक तो इंतखाबी इस्लाहात कर ली जिसमें आपने इलेक्शन कमीशन को डेट देने का इख्तियार दे दिया और आपने और बहुत सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दे दिए। उससे पहले आप इंतखाबी इस्लाहात कर चुके जब आपने EVM ख़त्म किया और वो जो नादरा वाली वोटर लिस्ट है वो वगैरह ख़त्म की। वो इंतखाबी इस्लाहात आपने ख़त्म की जो चेयरमैन PTI या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इंतखाबी इस्लाहात करके गई थी, उस सारे को ख़त्म किया गया जिसमें EVM ख़त्म की गई क्योंकि उस पर तनाज़ा था। तो एक तनाज़े का शिकार नहीं है मौजूदा इंतखाबी इस्लाहात 2017 में इत्तफ़ाक़ राय से हुई थी, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया था। जब फॉर्म को सादा किया गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फॉर्म नहीं, ये चलेगा। तो मेरे ख्याल में इट्स टू लेट। अब तो ये अगली असेंबली पे छोड़ देना चाहिए। बेवजह की बेलज्जत गुनाह है जो ये करना चाह रहे हैं कि जिस हर पोलिंग स्टेशन पे वो कह रहे हैं कि एक CCTV कैमरा लगा दिया जाए और बाद में अगर किसी को उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो वो ले सके। तो इससे साफ शफाफ इंतखाबात होंगे? मुझे नहीं लगता। इस CCTV कैमरा बहुत सारे ख़राब हो जाएंगे, कौन इनकी फुटेजेस संभालेगा। हमारे यहाँ बाद में धांधलियों के केस तो साल नहीं डिसाइड होते। साल बाद कौन रिकॉर्डिंग निकाल के देगा, वो कहेंगे यहाँ थैले नहीं मिलते, ये रिकॉर्डिंग किसको मिलनी है। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि बड़ी सिंपल है कि जो रिज़ल्ट है वो पहले ही है, फॉर्म 14 आपने साइन करके देना है, उसके साथ अब एक फ़ोटोकॉपी भी देनी है। ना फॉर्म 14 मिलते थे ना ये फ़ोटोकॉपी का मिलना है। मतलब आप लिख भी दें तो अमल होने की क्या यकीन दहानी है। तो ये जो एक है कि सिक्योरिटी जो के इदारों के लोग जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जा सकेंगे, वो 2018 में ज़रूर एक चांस हुआ था कि वो अंदर गए थे और थैले छैले उन्होंने उठाए थे। लेकिन अब तो पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अदलिया दोनों ही इंतखाबी मामले से दूर रहना चाहते हैं और ये तो पहले ही उसके बाद तय हो गया था कि अगर वो रहेंगे भी तो पोलिंग स्टेशन से बाहर रहेंगे, अंदर कोई नहीं आएगा। अब तो जुडिशरी भी अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स देने को तैयार नहीं है। वो कहती है आप दूसरी तरफ से लगाएं। वो आरोज़ वाला इलेक्शन जो था जुडिशरी का, उसके बाद जुडिशरी भी आपको पता है ये जब अभी पंजाब का इलेक्शन था जुडिशरी ने आरोज़ देने से इनकार किया था, फ़ौज ने सिक्योरिटी देने से इनकार किया था। तो अब तो ये इदारे इलेक्शन के मामले से तनाज़े की वजह से वैसे ही दूर रहने की कोशिश करते हैं। कौन सिक्योरिटी इदारों के लोगों को कहेगा कि आप जाके पोलिंग स्टेशन के अंदर जाएं। धांधली का निज़ाम बहुत जदीद हो चुका है, वो ना ये CCTV कैमरों से पकड़ा जा सकता है, ना उसके लिए सिक्योरिटी इदारों के लोगों को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की ज़रूरत। आने वाले इंतखाबात में धांधली का इम्कान है? धांधली का इम्कान हर इलेक्शन में होता है। कोई इलेक्शन ऐसा नहीं होता जिसमें धांधली ना हो। कहीं प्री पोल रिगिंग होती है, कहीं पोस्ट पोल रिगिंग होती है और जब प्री पोल और पोस्ट पोल से नताइज ना आ सकें तो फिर आप RTS बिठा लेते हैं, फिर आप आरोज़ वाला काम कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अगला इंतखाब कितना शफाफ होगा और अगर PTI वो लड़ने की पोजीशन में ही नहीं है तो फिर अपनी जगह एक और सवालात भी मौजूद हों। मुज़म्मिल साहब, क्या इन तमाम इस्लाहात पर तमाम सियासी जमातों से राय ली गई है या सिर्फ जो जमातें शोर मचा रही थी सिर्फ उनको शामिल किया गया? और तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफ़र ने भी शिरकत की है, उन्होंने भी अपना इनपुट दिया। लेकिन मुझे ये है कि ये कोई ऐसी क्रिटिकल इस्लाहात नहीं थी जिस पर सियासी जमातों को बहुत ज़्यादा क्रेजी और दिमाग लगाना पड़ता कि ये की जाए। सतही किस्म की इस्लाहात है। सर, आपकी नज़र में क्रिटिकल इस्लाहात क्या होनी चाहिए?
देखिए, सबसे पहली बात है कि इस मुल्क में आप इलेक्शन पर पैसा कितना लगना है, इसके रेगुलेशन का क्या निज़ाम होगा। आप 50-50 करोड़ रुपया, लोग अरब रुपया इलेक्शन में लगाते हैं। आप लिखते हैं 40 लाख से 1 करोड़ में इलेक्शन लड़ें, जो 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चेगा उसकी क्या सज़ा है। आप मेरी बात समझे ना। वो सबसे पहले तो आपने अपने इंतखाबी मैदान में से पैसे को बाहर करना है ताकि कोई मिडिल क्लास गरीब आदमी इलेक्शन लड़ सके। आप रकम बढ़ाते जाएँ, 40 लाख से 1 करोड़ करते हैं, फिर 1 करोड़ से 10 करोड़ करते हैं, 10 करोड़ से 50 करोड़ करते हैं। इलेक्शन को महंगा ही करना है ना। इसका मतलब है इन इस्लाहात के नतीजे में आप इंतखाबात को सस्ता करने का कोई रास्ता नहीं बना रहे हैं। अभी तो आप यही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ भी कम है। देखे ना, एक तरफ मेरी ये लॉजिक है कि 1 करोड़ पे क्या, लोग तो 50-50 करोड़ खर्च रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में इलेक्शन को सस्ता करने का, कि आम आदमी लड़ सके, कोई निज़ाम है। फिर शफाफ बनाने के हवाले से भी कि रिज़ल्ट को कैसे इतना शफाफ बनाया जाए कि उसमें से जो हर्डल्स हैं वो दूर की जाएं और रिज़ल्ट आ जाए फ़ौरन। तो मेरे ख्याल में ये जो इस्लाहात हैं ये भी फौरी रिज़ल्ट का कोई रास्ता बयान नहीं कर रही हैं। मैंने ये सारी पढ़ी हैं। इनके नतीजे में भी ये है कि अगर आपने देर की है तो आप उसकी रीज़न बताएंगे। तो देर को आप मान तो रही हैं, क्या आप ये कहने को तैयार हैं कि अगर एक मुकर्रर मुद्दत के टाइम के अंदर रिज़ल्ट नहीं आता तो फिर दोबारा इलेक्शन हो जाएगा? क्योंकि फिर अगर रिज़ल्ट डिले किया जाता है तो इसका मतलब है कि आप रिज़ल्ट को बदल रही हैं जी। अगर आप रिजल्ट को डिले करते हैं तो इसका मतलब है कि आप रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं। मैं समझता हूँ स्पेसिफिक टाइम में रिजल्ट ना आना खुद इस बात का सबूत है कि रिजल्ट के साथ कुछ किया जा रहा है, चाहे वो रिजल्ट के साथ कुछ किया जा रहा है। ठीक, मुज़म्मिल साहब मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने अफ़गानिस्तान में TTP की महफूज पनागाहों और पाकिस्तान में आज़ादाना कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार किया था और साथ ही मुतनब्बे किया था कि इस तरह के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इसी हवाले से आज वज़ीर दिफा ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान दोहा मुआहदे की पासदारी भी नहीं कर रहा। वज़ीर दिफा ने कहा है कि 50-60 लाख अफ़गानों को हुकूक के साथ पाकिस्तान में 40-50 साल से पनाह मुयस्सर है, जबकि पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफ़गान सरजमीन पर पनाहगाहें मुयस्सर हैं। मुज़म्मिल साहब, आज आपकी सुहेल शाहीन से बात भी हुई है, आप क्या कहेंगे, क्या बातचीत हुई? जो अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान हैं कतर दोहा में, सुहेल शाहीन साहब से मैंने रब्ता किया। वो ऑन एयर तो आकर कुछ कहने को तैयार नहीं थे और अभी तक अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और ख्वाजा आसिफ के बयान का कोई बाकायदा जवाब नहीं दिया। लेकिन मेरी सुहेल शाहीन साहब से एक मुख्तसर गुफ्तगू हुई है, वो मैं सुनवाना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे इस सवाल पर कि जी जो मुसल्लह अफवाज ने और ख्वाजा आसिफ ने कहा है इस पर अफ़गान तालिबान का क्या रद्द-ए-अमल है, तो आप सुने सुहेल शाहीन साहब ने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, इस बारे में हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, वो ये कि किसी को भी दूसरों के ख़िलाफ़ अफ़गान सरज़मीन के इस्तेमाल होने नहीं देंगे। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दो बिरादर इस्लामी मुल्क है, दोनों बैन डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले हैं, ओपन है। हर मसला सबूत के साथ डिप्लोमेटिक चैनल के ज़रिए बमक़सद हल लाया जा सकता है। मेगाफोन डिप्लोमेसी के बजाय ये बेहतर तरीक़ाकार है। जी, आपने सुना मुज़म्मिल साहब, क्या कहेंगे आप इस स्टेटमेंट पे? देखिए, वो तो मान नहीं रहे हैं। वो कहते हैं जी कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो इस स्टेटमेंट वो तो हमेशा से कहते हैं कि हम अपनी ज़मीन नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब है वो अभी कोई इस मूड में नहीं है। आर्मी चीफ ईरान में है। लेकिन एक और बात है, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज 2 ट्वीट किए हैं। एक तो आपने सुना दिया कि उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान और ये वो। एक और ट्वीट उन्होंने किया है कि जिन लोगों ने PTI की हुकूमत में असम्बली में आकर मेंबरान को ब्रीफिंग दी और अफ़गानिस्तान से TTP को पाकिस्तान में लाकर बसाने के फ़वाइद बताए और फिर उनको लेकर आए, वो आज रोज़ाना शहीद होने वाले वारसों को भी कुछ बताएं। अब देखें ना जी, ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि PTI हुकूमत में जो लोग
टीटीपी के लोगों को पाकिस्तान लाने के फ़वायद असेंबली में आकर ब्रीफिंग में बताते थे, वो आज वुरसा को जवाब दें। मैं समझता हूँ वो किसकी बात कर रहे हैं। उस दौर में तो कौमी असेंबली को ब्रीफिंग फिर उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ ने दी थी कि इन लोगों को ले आना चाहिए, या आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने दी थी। तो फिर उनका इशारा तो उन जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की तरफ ही था ना आज, कि ये लोग वो लेकर आए हैं टीटीपी को और आज ये वुरसा को और शोहदा को जवाब दें। अब मैं समझता हूँ कि ये बड़ा बराह रहा, अगर वो कोई पॉलिसी गलत थी और वो गलत लेकर आए तो क्या स्टेट उस पर खामोश है, उसको कोई एक्शन लेना चाहिए? इस पे कुछ आपने क्या उन लोगों को वापस भेजने की कैसे बात कर सकते हैं? बहरहाल एक तरफ हम अफ़गानिस्तान की हुकूमत को कह रहे हैं और दूसरी तरफ हमने इन हाउस भी एक खोला है कि टीटीपी को जो लोग पाकिस्तान में वापस लेकर आए वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन हम देखेंगे कि आर्मी चीफ के दौरा ईरान से क्या निकलता है। और अभी तक सबकी दौरा ईरान पर क्योंकि कल एकदम उन्होंने पहले कोयटा का विजिट किया और उसके बाद वो ईरान चले गए और उन्होंने एक अहम बयान भी दिया। और अभी अफ़गान तालिबान की तरफ से भी ये जो हमारी सोहेल शाहीन साहब से बात हुई है ये, लेकिन अफ़गान तालिबान या अफ़गान हुकूमत ने बाकायदा कोई रद्द अमल अभी पाकिस्तान के वज़ीर दिफा या पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के में नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन, आज कोई पंजाब लाहौर से भी 5 लोग पकड़े गए हैं, कोई कोयटा में भी सेमिनार हुआ है। एक हमें क्रैकडाउन ज़रूर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ नज़र आता है, लेकिन हम इस इलाके को क्लियर कैसे करेंगे ये एक सवाल अपनी जगह मौजूद है। स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए? लेकिन ये हमने पहले भी दहशतगर्दी की ये जंग जीती है, स्ट्रेटजी एक्शन है। ये दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कभी भी कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ जितने भी सीज़ फायर हुए हैं, हमने वो सीज़ फायर चाहे सूफ़ी मोहम्मद के साथ किया हो, चाहे टीटीपी के किसी के साथ किया हो या और किसी के साथ किया हो, वो कभी कामयाब नहीं हुआ। दहशतगर्द मुज़ाकरात की बात नहीं मानते हैं। उनके साथ रियासत ने अपनी रिट ही इस्टेब्लिश करनी है। हमें उनके हाइड आउट्स ख़त्म करने होंगे, उनके सेफ़ हेवन्स ख़त्म करने होंगे। ये ज़रूर बात है कि मतलब सोहेल शाहीन साहब ने कहा है कि आप हमसे डिप्लोमेटिक चैनल से बात करें और मेगाफोन से बात ना करें। भाई बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब मेगाफोन से ना की जाए तो क्या की जाए, आप डिप्लोमेटिक चैनल से तो सुन नहीं रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में अफ़गान तालिबान को भी अब अपना इन हाउस करेक्शन की कोई बात आनी चाहिए, वरना ये हम सर्जिकल स्ट्राइक्स और इस तरफ की ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। आर्मी चीफ की ईरान में कुछ अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं और दिफाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत भी उनकी वहाँ पर होगी, तो क्या इस मामले को भी वहाँ पर ज़ेर बहस लाया जाएगा? बिल्कुल लाया जाएगा। एक दो चीज़ें हैं। एक तो हमारा ईरान से भी एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू है, उसमें कुछ ईरान को प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हमें ईरान से प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब हम बलूचिस्तान में अमन की बात करते हैं तो हमें अपना जहां अफ़गानिस्तान का बॉर्डर सिक्योर करना है वहाँ ईरान का बॉर्डर भी सिक्योर करना है। और मेरे ख़्याल में जहां हम बलूचिस्तान को सिक्योर करने के लिए ईरान के साथ जब एक पेज पे आ जाएंगे तो अफ़गानिस्तान ख़ुद ब खुद डिफेंसिव हो जाएगा। क्योंकि अभी वो कई दफ़ा ये कह देते हैं कि हमारी तरफ नहीं है, उस तरफ हैं, उस तरफ नहीं है, इस तरफ हैं। क्योंकि बलूचिस्तान का एक बड़ा बॉर्डर ईरान के साथ भी है और एक बड़ा बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ भी है। तो इस इबाम को ख़त्म करने के लिए मेरे ख़्याल में जो जॉइंट कम्युनिके तेहरान से आएगा उसके अफ़गान तालिबान भी शायद उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि उसके नतीजे में ही वो अपनी कोई स्ट्रेटजी सामने लेकर आएँ। तो मुज़म्मिल साहब, अफ़गानिस्तान को अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के अंदर भी हम इस तरह के खुदकुश धमाके और ये सारा कुछ देख रहे हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, तो क्या अफ़गानिस्तान भी सारे मामले से अगर ख़ुद को अलग कर लेता है तो क्या स्ट्रेटजी होगी इन तमाम ममालिक की मिलकर? देखिए, अगर वो टीटीपी के लोगों को पनाह ना दे और उनको सेफ हेवन्स ना हो तो वो वहाँ रह ही नहीं सकते। देखिए मैं बताऊं, ये किसी एक आध दहशतगर्द के रहने की बात नहीं है। मुनज़्ज़म गिरोह है, वहाँ से खुद कुछ हमले आते हैं, वहाँ ट्रेनिंग होती है, लोग यहाँ से आते हैं और फिर वापस जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसकी सरकारी सरपरस्ती नहीं भी है तो कोताही ज़रूर है। और हम तो यही समझते हैं कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो टीटीपी को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अपना हिस्सा समझते हैं। वो ये कहते भी हैं कि यह इन्होंने हमारे साथ मिल के लड़ा है।
उनका सॉफ्ट कॉर्नर टीटीपी के लिए नज़र भी आया है कि वो ये मजबूर करते रहे हैं पाकिस्तान को कि इनके साथ बात की जाए। और फिर जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात करने की तो बात करते रहे, और ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं कि उनको लाकर यहाँ पिछले दौर में बसाया गया है, वो भी तो अफगान तालिबान की वजह से ही बसाया गया है ना, कि हम अफगान तालिबान के इश्क में इस कदर थे कि हमने उनकी ये बात भी मान ली कि टीटीपी को आबाद कर लिया जाए वापस पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल में अगला एक हफ़्ता बहुत अहम होगा और हम कोई बड़े फैसले दहशतगर्दी की जंग के हवाले से करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है, क्या उनकी जानिब से कोई कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाई जाती, जब वहाँ पर भी इस तरह से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं और हमसाया ममालिक में भी की जा रही हैं? देखिए, वो उन्होंने जो काबुल शाबुल में बम ब्लास्ट हुए हैं उनके मुल्ज़मान उन्होंने पकड़े हैं और किसी हद तक काबुल को सिक्योर भी किया है। एक दौर में वहाँ जुमे के ब्लास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन अब वहाँ उन्होंने उसको कंट्रोल भी किया है। ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत ज़्यादा है, उन्होंने दाइश को काफ़ी हद तक वहाँ किया भी है। और अफ़गानिस्तान में तालिबान को अभी कोई थ्रेट नहीं है, तालिबान को के ख़िलाफ़ कोई अभी वहाँ लड़ नहीं रहा है। सारे ग्रुप जो हैं वो उनके साथ या सुलह कर चुकी हैं या खामोश हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं समझता कि तालिबान की जो अफ़गान हुकूमत है, चाहे बुरी हुकूमत है, उन्होंने वहाँ कोई इलेक्शन तो अभी कराया नहीं, फॉर्मली कोई हुकूमत बनाई नहीं, लेकिन उस हुकूमत को कोई थ्रेट नहीं है कि उसको कोई इंसर्जेंसी है, वो अंदर लड़ रहे हैं, अंदर उनके लिए बड़े मसाइल हैं, कोई ग्रुप उनसे काबुल छीनना चाहता है, किसी ने कोई सूबा छीन लिया है, वो पूरा मन है, उनका पूरा कंट्रोल है इस वक्त और कोई थ्रेट नहीं है, उनके मुकाबले पे कोई नहीं लड़ रहा। उन्हें पाकिस्तान की बात माननी होगी और ये जो टीटीपी है या इसको हमारे हवाले करना होगा, या अशरफ गनी ने जैसे उन्हें कैद किया हुआ था, इन्हें उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ठीक, मुज़म्मिल साहब, दोहा मुआहिदे की बार बार बात की जा रही है, आर्मी चीफ की जानिब से भी कल बात की गई, आज वज़ीर दिफा की जानिब से भी कहा गया कि दोहा मुआहिदे की पासदारी नहीं की जा रही। अफ़गानिस्तान हुकूमत अगर दोहा मुआहिदे की पासदारी नहीं कर रही तो इसके ख़िलाफ़ क्या होना चाहिए, इस पर किस तरह से बात करेंगे? देखिए, दोहा एग्रीमेंट जो है ना, वो उसके नतीजे में तालिबान की हुकूमत बन गई, लेकिन उस हुकूमत को दुनिया में किसी ने माना नहीं, ना अमेरिका ने माना, ना अक़वाम मुत्तहिदा में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देखिए ना, अभी तक जो अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत है, अक़वाम मुत्तहिदा में उनका एम्बेसडर नहीं है, सिर्फ हम कुछ ममालिक में है, यूरोप में सारे उनके एम्बेसडर नहीं हैं, उनके असासे भी मुंजमद कर लिए थे। तो इसलिए दोहा एग्रीमेंट का तो में ये ज़रूर है कि तालिबान ने कहा कि हमारी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन उसका जो अदर पार्ट था कि उनकी हुकूमत तस्लीम की जाएगी, ये वो भी पूरा नहीं हुआ। लिहाजा दोहा एग्रीमेंट भी ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं कि कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, बात हमें ख़ुद ही मनवानी पड़ेगी अफ़गान तालिबान को कि वो जो हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी हो रही है उसमें अफ़गानिस्तान इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, जो हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी हो रही है उसमें अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। ठीक है मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, आपका पॉइंट। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह ने के बाद।